वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप चैट मैसेज ईमेल ये सभी कोर्ट में मान्य है या फिर नहीं है। अगर आप इनको एविडेंस के रूप में कोर्ट में यूज करते हैं तो कोर्ट इनको मान्य करती है या फिर नहीं करती है। इनके आधार पे कोर्ट फैसला करती है या फिर नहीं करती है। 1000 से ज़्यादा केसों में इनको यूज किया गया है तो फायदा मिला है या फिर नहीं मिला है। ए टू जेड पूरी जानकारी एविडेंस यानी कि ये जो एविडेंस है इनको लेके बताने वाला हूँ। पूरी 100% जेन्युइन बात होगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताऊंगा। तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास है, इसलिए पूरी जानकारी आपको समझना है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे बता देता हूँ कि इन एविडेंस को अगर आप कोर्ट में यूज कर रहे हैं तो कैसे आप इनको कोर्ट में यूज करेंगे। जैसे आपके पास में अगर व्हाट्सएप चैट है, मैसेज है, ईमेल है तो इनका स्क्रीनशॉट आप कोर्ट में लगाएंगे। पर यहाँ पे बात ये आती है कि इनको आप यूज तो कर रहे हैं पर ये जेन्युइन है या फिर नहीं है, इसको लेके भी सवाल उठते हैं। तो पहले तो अगर आप इनको यूज कर रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट अगर आप लगा रहे हैं तो इसके साथ में आपको 65B का एक एफिडेविट लगाना होगा, यानी कि वो शपथ पत्र होगा आपकी तरफ से। और वहाँ पे आप क्लियरफाई करेंगे कि आप ये जो भी कोर्ट में यूज कर रहे हैं एविडेंस के रूप में पूरी तरह से जेन्युइन है, कोई काट छाट फर्जीवाड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज करेंगे। फिर भी अगर सामने वाली पार्टी अगर इनको लेके ऑब्जेक्शन करती है तो कोर्ट के माध्यम से 91 CRPC का एक एप्लीकेशन लगेगा। अगर आपका क्रिमिनल मामला है या फिर सिविल मामला है तो 151 CPC का एप्लीकेशन लगेगा, जिससे क्या होगा कि उस कंपनी से आप वो रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। यानी कि जिस कंपनी की ये सिम है और जिसमें ये व्हाट्सएप चैट किया गया है या फिर मैसेज आया है या फिर ईमेल है, तो यहाँ पे जिस कंपनी की सिम के ऊपर आया है उस कंपनी से वो रिकॉर्ड आप कोर्ट में मंगवा सकते हैं, जिससे पूरी तरह से क्लियरफाई कंफर्म हो जाएगा कि ये आप कोर्ट में जो भी दे रहे हैं 100% सही और जेन्युइन दे रहे हैं। पहली बात तो ये आती है। अब यहाँ पे अगर कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, वो कॉल के ऊपर अगर बातचीत की गई है तो उनका भी यही प्रोसीजर होगा। पहले 65B का एफिडेविट लगेगा और अगर बाद में सामने वाली पार्टी अगर ऑब्जेक्शन करती है तो वो कंपनी से आप रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखवा के भी देना पड़ेगा, यानी कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी टाइपिंग भी करवा के आपको देनी पड़ेगी। टाइप आपको करवाना पड़ेगा कि इस मिनट के ऊपर ये बात इसके द्वारा बोली गई है। और यहाँ पे अगर उनकी कुछ फोटो वगैरह है तो वो भी आप उसके साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से देना होगा क्योंकि कोर्ट में ये कम ही सुनी जाती है, देखी जाती है। ज़्यादा तो आप लिखवा के जो टाइपिंग करवा के इन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की देते हैं या फिर साथ में फोटो अटैच करते हैं कि इस सेकंड के ऊपर ये फोटो है, ये बात कही गई है। तो उस तरीके से अगर आप कोर्ट में पेश करते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी। ये नहीं है कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आप दे रहे हैं और उनको कोर्ट में सुना जाएगा। बहुत कम मामलों में उनको सुना जाता है क्योंकि कोर्ट के पास में इतना टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं तो उनको CDF पेन ड्राइव में आपको सेव करवाना होगा। CDF पेन ड्राइव में उनको देना होता है और साथ में ये टाइप करवा के भी आपको देना होता है। तो ये प्रोसीजर इसका होता है। और साथ में 65B का एफिडेविट लगता है। सामने वाली पार्टी अगर ऑब्जेक्शन करती है तो क्रिमिनल मामला है तो 91 CRPC का एप्लीकेशन लगा के वो रिकॉर्ड आप कंपनी से मंगवा सकते हैं, या फिर सिविल मामला है तो 151 CPC का एप्लीकेशन लगा के वो रिकॉर्ड आप मंगवा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। या फिर उस तरीके से आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं तो उसके लिए भी आपको वही टाइप करवाना होगा, पूरा टाइपिंग होगा और वहाँ पे वो CDF पेन ड्राइव में सेव करवा के आपको देनी होगी। साथ में 65B का एफिडेविट लगेगा। अगर सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो आप उनका लैब टेस्टिंग करवा सकते हैं। लैब टेस्टिंग इन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह की होती है और यहाँ पे प्राइवेट लैब भी होती है, गवर्नमेंट लैब भी होती है। तो कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके उनकी लैब टेस्टिंग करवा सकते हैं। पहले तो आप उनको अगर आप यूज करें तो 65B का एफिडेविट लगा के कोर्ट में यूज कर दें। अगर सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो आप इनकी लैब टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है, सिंपल वे में आपको इनको यूज करना होता है। कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती है। तो ये मैं यहाँ पे क्लियरफाई कर दिया हूँ और इनकी एक एक कॉपी आपको अपने पास में भी रख लेनी है। अब यहाँ पे बात ये आती है इनकी जेन्युइनिटी का। तो यहाँ पे अगर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये कर रहे हैं तो इनमें कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए, कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से जेन्युइन होनी चाहिए।
और जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी में ये सेव होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि ये सभी एविडेंस अगर आप कोर्ट में यूज कर रहे हैं, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप चैट, मैसेज, ईमेल, ये सभी अगर आप कोर्ट में यूज कर रहे हैं तो ये कोर्ट में मान्य है या फिर नहीं है, कोर्ट इनके आधार पर फैसला देगी या फिर नहीं देगी। 1000 से ज़्यादा केसों में इनको इस्तेमाल किया गया तो उनमें फ़ायदा मिला या फिर नहीं मिला, तो ये भी यहाँ पे मैं क्लियरफाई कर देता हूँ। तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 में इनको लेके प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे दो तरीके के एविडेंस बताए गए हैं, एक तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का प्रावधान एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 में किया गया है और सेकेंडरी एविडेंस का प्रावधान एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 में किया गया है। अब प्राइमरी एविडेंस में क्या आता है? प्राइमरी एविडेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, कोई एग्रीमेंट है, कोई रिकॉर्डिंग्स है, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, व्हाट्सएप चैट है, मैसेज है, ईमेल है, तो ये सभी आएंगे प्राइमरी एविडेंस के रूप में। तो यहाँ पे इनकी जेन्युइनिटी होनी चाहिए, यानी कि 100% जेन्युइन होना चाहिए, इनमें कोई भी काट छांट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जो जेन्युइन जितने भी ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं या फिर व्हाट्सएप चैट वगैरह है, ईमेल है, मैसेज है, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है और वो पूरी तरह जेन्युइन है, तो ये सभी आएंगे प्राइमरी एविडेंस के रूप में। और सेकेंडरी एविडेंस में क्या आएगा? जैसे इनकी कॉपी है तो वो आएंगी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। तो यहाँ पे देखो सवाल ये उठता है कि आजकल जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, व्हाट्सएप चैट है, मैसेज है, मेल है, इनके द्वारा कोर्ट में कोई फैसला नहीं आता है। सवाल ये उठता है, पर यहाँ पे मैं क्लियरफाई कर देता हूँ कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 में जब इनका प्रावधान किया गया है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उनके बारे में बताया गया है, तो 100% ये मान्य होती है। फैमिली मैटर केसेज, मैट्रिमोनियल केसेज में तो ये 100% मान्य होती है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर डिसीजन आ पाता है और मामले का सही निर्णय इन्हीं के आधार पर लिया जाता है। और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 में इनको लेके क्लियरली प्रावधान किया गया है कि ये मान्य होती है। तो यहाँ पे अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे। अगर आपको ऐसा कोई भी भ्रम कर रहा है या फिर भ्रमित कर रहा है तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपके पास में जितने भी ये रिकॉर्डिंग्स एविडेंस वगैरह है, इन सभी को आपको कोर्ट में लगाना है, जिससे आपको फ़ायदा मिल पाए। तो यहाँ पे देखो घबराना बिल्कुल नहीं है, इन सभी के आधार पे आपका डिसीजन आने वाला है। और 1000 से ज़्यादा केसों में जब इनको इस्तेमाल किया गया तो बिल्कुल उनका परिणाम निकल के आया, और यहाँ पे जिनके पक्ष में लगाया गया उनके पक्ष में ही वो डिसीजन आ पाया। तो यहाँ पे ये अफवाह है, इसके ऊपर ध्यान ना दे कि ये मान्य नहीं है, पूरी तरह से मान्य है और यहाँ पे इन्हीं के आधार पे डिसीजन आ पाता है। तो ये इस तरीके से आपको लगाना है। अब यहाँ पे मैं सावधानियां बता देता हूँ कि इनको अगर आप यूज कर रहे हैं तो सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी होगी। देखो पहली सावधानी तो ये होगी कि इनमें कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतनी जितनी भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह है जिनमें आप ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहे हैं या फिर जो मैसेज वगैरह है, इनमें कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए, 100% जेन्युइन होनी चाहिए। तो पहली सावधानी तो ये होगी। दूसरी सावधानी ये होगी कि अगर आप पुलिस को ये सारे एविडेंस दे रहे हैं तो उनकी रिसीविंग आपको लेनी है। अगर पुलिस के पास में आपकी ये एविडेंस जारी है तो उनकी रिसीविंग आपको जरूर लेनी है कि आप पुलिस को ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरी सावधानी ये बरतनी है। तीसरी सावधानी ये होगी कि अगर आप ये एविडेंस दे रहे हैं तो इनकी एक एक कॉपी आपके पास में होनी जरूरी है फ्यूचर के लिए। चौथी सावधानी ये होगी कि इनको लेके आपको 65B का सर्टिफिकेट एफिडेविट कोर्ट में लगाना है, साथ में एग्जिबिट भी करवाना है। यानी कि इन एविडेंस को अगर आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं तो इनको एग्जिबिट करवाना भी बहुत ही जरूरी होता है, तभी इनका फ़ायदा मिल पाता है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।